Students, this is CA Karishma Bansal from My Future Academy. Let's continue with our next part, partnership deed. पार्टनरशिप डीड, ये पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड मतलब जब दो पार्टनर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाने का सोचते हैं ना, तो वो लोग एक एग्रीमेंट में आते हैं और उस एग्रीमेंट को बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड के अंदर उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप के रिलेटेड हर डिटेल होती है, हर माइनर डिटेल्स होती है, ताकि एक पार्टनरशिप फॉर्म अच्छे से ऑपरेट कर सके। अब पार्टनरशिप इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पीपल हु कम टुगेदर फॉर अचीविंग कॉमन ऑब्जेक्टिव। इन ऑर्डर टू एंटर इनटू पार्टनरशिप, अ क्लियर एग्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू टर्म्स, कंडीशन एंड ऑल एस्पेक्ट कंसर्निंग द पार्टनरशिप इज एसेंशियल सो दैट देयर इज नो मिसअंडरस्टैंडिंग लेटर अमंग द पार्टनर्स। ऐसा बोल रहे हैं कि पार्टनरशिप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसी एसोसिएशन है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग म्यूचुअल इंटरेस्ट के लिए साथ में आते हैं। पार्टनरशिप डीड एक एग्रीमेंट है, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट है जो अपन बनाया जाता है ताकि आगे जाके पार्टनर्स में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं आए कि हमारी तो जब हम पार्टनरशिप में एंटर हुए थे तब ये बात हुई थी, अब तुम ऐसा कैसे बोल रहे हो। तो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए पार्टनरशिप एग्रीमेंट या डीड बनाया जाता है। ये एग्रीमेंट ओरल और रिटर्न दोनों हो सकता है। इवन दो इट इज़ नॉट एसेंशियल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, इट इज़ एडवाइजेबल टू हैव अ रिटर्न एग्रीमेंट, इट इज कंस्टिट्यूटेड एविडेंस ऑफ द कंडीशन एग्रीड अपॉन। ऐसा बोल रहे हैं कि आप ओरली भी अपने टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर सकते हैं, पर ऐसा माना जाता है कि आप जो भी टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो रिटर्न में होना चाहिए। अब ऐसा क्यों माना जाता है कि वो रिटर्न में होना चाहिए? क्योंकि रिटर्न जो चीज़ें होती है वो एक एविडेंस की तरह काम करती है कि भाई देख, तूने ऐसा ही बोला था। ओरल वाली चीज़ें तो वो आगे जाके पलट सकता है, पर रिटर्न में वो आगे जाके पलट नहीं सकता। ठीक है। The return agreement which specifies the terms and condition that governs partnership is called partnership deed. एक return agreement जिसके अंदर सारे terms and condition एक partnership related mention होते हैं, उसको हम partnership deed बोलते हैं। The partnership deed generally include the following aspects. ये जो ब्रैकेट्स है प्लीज़ आप लोग रीड कर दीजिएगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी। पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है वो देखते हैं। नेम ऑफ फर्म, उनका लोकेशन, ड्यूरेशन, इन्वेस्टमेंट कितना देंगे, क्या प्रॉफिट एंड शेयर रेशियो का शेयर होगा, क्या ड्यूटीज़ होगी, कितनी सैलरी मिलेगी एक्टिव पार्टनर को, एडमिशन रिटायरमेंट रिलेटेड क्या प्रोविजन रहेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या रहेगा, प्रोसीजर फॉर डिसोल्यूशन, फॉर्म बंद करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, अकाउंट्स किस तरह से प्रिपेयर कराएंगे, और डिस्प्यूट्स अगर होते हैं तो उसको सॉल्व करने का क्या तरीका होगा। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे यहाँ पे इंक्लूडेड होगी। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स एंट्रिंग ऑफ द फर्म नेम अलॉन्ग विद द रेलेवेंट प्रिस्क्राइब पर्टिकुलर्स इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म केप्ट विद रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। एक होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म। ये बंदे के पास जाके जब आप अपने फर्म का रजिस्टर करवाते हैं, जब आप अपने फर्म का डॉक्यूमेंट, ऑफिशियल लीगल डॉक्यूमेंट रजिस्टर करवाते हैं, तो वो होता है तुम्हारा रजिस्ट्रेशन। ये प्रूफ प्रोवाइड करता है। रजिस्ट्रेशन करवाने की वजह से क्या होता है? प्रूफ होता है कि भाई MFA करके एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो एक लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसा नहीं है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड नहीं है तो वो लीगल नहीं है, बट एक ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट करता है, वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं, उसका जो प्रूफ देता है वो रजिस्ट्रेशन देता है। ये ऑप्शनल है, ये कंपल्सरी नहीं होता है। अगर वो रजिस्टर नहीं करवाती तो उसको बहुत सारे बेनिफिट है जो उसको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। अब क्या क्या बेनिफिट है जो उसको नहीं मिलेंगे? अब पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अगेंस्ट द फर्म और अदर पार्टनर। ऐसा बोल रहे हैं जैसे ये दो पार्टनर है, हुआ क्या, इन लोगों ने एग्री किया था कि लॉस होगा तो तू आधा लाएगा, तू आधा लाएगा, पर ये बंदा बोला नहीं नहीं हमने तो ऐसा कोई बात नहीं किया था। हुआ क्या, इन दोनों ने जो फर्म खोली थी ना उसको रजिस्टर नहीं करवाया। अब ये कोर्ट में गया इसके खिलाफ केस करने की, देखो भाई इसने तो ऐसा बोला था, मेरे पास लिखित में भी है, पर अब ये कर नहीं रहा। क्या तुम लोगों ने तुम्हारी फर्म रजिस्टर करवाई थी? नहीं करवाई थी। अगर आप अपनी फर्म रजिस्टर नहीं करवाते तो आपके पास कोई हक नहीं है आपकी फर्म के खिलाफ या दूसरे पार्टनर के खिलाफ कोई भी केस करने का। ठीक है। जो फर्म रजिस्टर नहीं है वो किसी थर्ड पार्टी, मतलब ये दोनों हैं, उसका कोई और कस्टमर है जिससे कुछ पैसा लेने बाकी है, अगर फर्म रजिस्टर नहीं है तो ये दोनों इस थर्ड पार्टी पे भी कोई केस फाइल नहीं कर सकते, और पार्टनर के अगेंस्ट भी केस फाइल नहीं कर सकते, वो तो पता ही है। फर्म भी पार्टनर्स के अगेंस्ट में कोई केस फाइल नहीं कर सकते। इन द व्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज इट इज़ देयरफॉर एडवाइजेबल। अपन देख रहे हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है, इस वजह से एडवाइजेबल है कि आप अपनी फर्म को क्या करवाइए, रजिस्टर करवाइए। रजिस्टर करवाने का प्रोसीजर क्या है? आपको कुछ एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ती है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती है। नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन,
और कहाँ पे आप अपना बिजनेस करते हैं, कौन से डेट पे ईच पार्टनर ने ज्वाइन किया, क्या नाम है पार्टनर का, क्या ड्यूरेशन है पार्टनरशिप की। उसके बाद कुछ डिपॉजिट फीस आपको पे करनी पड़ती है। डिपॉजिट फीस पे करने के बाद रजिस्टर आपकी फर्म को क्या दे देता है, अप्रूवल दे देता है और आपकी फर्म क्या हो जाती है, रजिस्टर हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का पार्ट खत्म हुआ। अब अपन लोग नए टॉपिक से चालू करते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आराम से अपन धीरे धीरे एक एक चीज़ समझेंगे। द वर्ड कोऑपरेटिव मीन्स वर्किंग टुगेदर एंड विथ अदर फॉर अ कॉमन पर्पस। कोऑपरेटिव मतलब एक साथ मिलजुल के काम करना और एक कॉमन पर्पस को अचीव करना, उसको हम क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेशन मतलब क्या होता है, एक साथ मिलजुल के एक पर्टिकुलर काम को करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है, वो एक वॉलंटरी एसोसिएशन होती है लोगों की, जहाँ पे सारे लोग खुद के कुछ ना कुछ बेनिफिट के लिए वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं, वो उस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हैं। यहाँ पे जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, जैसे ये 4 लोग मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन खोले, ये जो ऑर्गेनाइजेशन खोली गई है ना, वो इन चारों के म्यूचुअल बेनिफिट के लिए खोली गई है। उसका जो पर्पस है ना, बाहर वालों को बेनिफिट पहुंचाना नहीं, अंदर खुद के मेंबर्स को बेनिफिट पहुंचाना है। तो इसको हम लोग बोलेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी इज कंपल्सरी रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड। अगर आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रहे हैं तो आपको कंपल्सरी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी को क्या करवाना पड़ता है, रजिस्टर करवाना पड़ता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को कौन गवर्न करता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 उसको गवर्न करता है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज सिंपल इनफ एंड एट मोस्ट व्हाट इज रिक्वायर्ड इज कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 10 एडल्ट पर्सन टू फॉर्म अ सोसाइटी। क्या बोल रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, उसको जो फॉर्म करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। उसके लिए सिर्फ 10 लोगों का क्या चाहिए, 10 पर्सन का कंसेंट चाहिए, मतलब उनका अप्रूवल चाहिए, और आप अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म कर सकते हैं। अब इसके फीचर्स क्या क्या है, वॉलंटरी मेंबरशिप। यहाँ पे आपको कंपल्सरी ज्वाइन करने का नहीं है, वॉलंटरी, जो बंदा फ्रीली ज्वाइन कर सकते हैं। आपको छोड़ना है तो आप छोड़ सकते हैं, अपने डिज़ायर पे ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको छोड़ना ही है आपको या फिर ज्वाइन करना ही है। हाँ, although procedurally a member is required to serve a notice before leaving the society, there is no compulsion to remain a member. Membership is open for all irrespective of religion, caste and gender. ऐसा बोल रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जो मेंबरशिप है ना, वो रिलीजन, कास्ट और ये सब नहीं देखती, वो सबके लिए ओपन है। जिसको इस मेंबरशिप में ज्वाइन होना है ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको ये मेंबरशिप छोड़नी है, अगर आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी छोड़नी है तो आपको सिर्फ एक लीगली एक ना नोटिस देना पड़ता है, जो मेन हेड होता है उसको, कि भाई मैं ये छोड़ रहा हूँ, पर उसको कोई रोक के नहीं रख सकता, उसके ऊपर कोई बंदिश नहीं है कि तेरे को यहाँ पे रुकना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ की मेंबरशिप कैसे, वॉलंटरी, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रहना है आपको नहीं रहना है। आगे आते हैं लीगल स्टेटस। रजिस्ट्रेशन, मैंने तुमको बताया कि भाई रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी का कंपल्सरी है। दिस अकॉर्ड्स अ सेपरेट आइडेंटिटी टू सोसाइटी विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम दिस मेंबर। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को यहाँ पे एक अलग आइडेंटिटी मिलती है। मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स की आइडेंटिटी और उसके जो खुद सोसाइटी है उसकी आइडेंटिटी अलग अलग है, दोनों सेम पर्सन नहीं है। सोसाइटी को अलग माना जाएगा, उसके मेंबर्स को अलग माना जाएगा। The society can enter into contract and hold property in its name, sue and be sued by other. As a result of being separate legal entity, it is not affected by entry or exit of the members. क्या बोल रहे हैं, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, अपने नाम पे प्रॉपर्टी बेच सकती है, अपने नाम पे वो लोगों पे केस कर सकती है, उसके नाम पे लोग उसके ऊपर भी केस कर सकते हैं। उसको लोगों के आने जाने, उसके मेंबर से एंटर होने के या फिर मेंबर के एग्जिट होने से उसके एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपन ने देखा था ना पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में कि भाई पार्टनर के मरने के बाद वो फर्म को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी जो आइडेंटिटी है वो अलग अलग नहीं है, वो डिसकंटिन्यू हो जाता है। पर इसके अंदर ऐसा नहीं है, एक बंदा गया तो दूसरा आएगा। तो इसकी वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो आइडेंटिटी है उसके मेंबर से क्या है, अलग है। ठीक है, लिमिटेड लायबिलिटी, यहाँ पे सारे के सारे मेंबर्स जो होते हैं ना, वो लोगों की लायबिलिटी कितनी है, जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया ना, उनकी लायबिलिटी उतनी तक ही लिमिटेड है। कंट्रोल। In cooperative society, the power to take decision lies in the hand of elected managing committee. The right to vote gives a member a chance to choose the member who will constitute the managing committee, and this lends the cooperative society a democratic character. देखो, कंट्रोल का पावर किसके पास होता है, मेंबर लोग आपस में डिस्कस करके इलेक्शन के थ्रू कुछ कमिटी बनाते हैं और वो कमिटी में कुछ मेंबर्स को खड़ा करते हैं और वो उन लोगों के पास हक होता है सारा का सारा डिसीजन लेने का। तो उस वजह से जो तुम्हारी जो ये कोऑपरेटिव सोसाइटी ना, वो डेमोक्रेटिक नेचर की, डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे उनके लोग आपस में सलाह मशूरा करके अपने जो मेन रिप्रेजेंटेटिव है उसको सिलेक्ट करते हैं।
आगे आते हैं सर्विस मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो मेन पर्पस है ना वो है म्यूचुअल हेल्प और म्यूचुअल बेनिफिट। कोऑपरेटिव सोसाइटी दूसरों के लिए नहीं, अपने अपने मेंबर्स को आपस में चीज़ें सस्ते में प्रोवाइड करने के लिए या फिर आगे और बिजनेस इंक्रीज करने के लिए किया जाता है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी हमेशा सर्विस मोटिव से है, उसका मेन पर्पस प्रॉफिट कमाना नहीं, उसका मेन पर्पस है अपने मेंबर्स को बेनिफिट देना। मोर ओवर जो भी प्रॉफिट आता है ना वो अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है एज अ फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और इस तरह से इसका जो मेन पर्पस है वो क्या है, सर्विस मोटिव। ठीक है, तो इसके फीचर्स एक बार वापस देख लेते हैं। वॉलंटरी मेंबरशिप, लीगल स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, कंट्रोल और सर्विस मोटिव। आते हैं इसके मैरिज के ऊपर। कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को ये सारे बेनिफिट्स देता है। सबसे पहले इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, हर मेंबर के पास अपना प्रॉपर वोट होता है। कितना उसने बोलते हैं ना पैसा कंट्रीब्यूट किया उससे फ़र्क नहीं पड़ता, एक इंसान के पास एक वोट होता है, तो इक्वल वोटिंग राइट्स होते हैं। सेकेंड एडवांटेज लिमिटेड लायबिलिटी, आपकी जो लायबिलिटी है, आपका जो बोलते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस पर्टिकुलर सोसाइटी में जितना आपने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है उतना ही लिमिटेड है, तो आपकी लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड। स्टेबल एग्जिस्टेंस, ये मैंने तुमको समझाया कि किसी मेंबर के आने या जाने की वजह से कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस को फ़र्क नहीं पड़ता, तो इस वजह से उसका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसा है, स्टेबल है। इकोनॉमी इन ऑपरेशंस, ये समझते हैं क्योंकि मेंबर क्या है, यहाँ पे मेंबर अपनी ऑनररी मतलब बोलते हैं ना खुद से वॉलंटरी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग कुछ बिजनेस करने आए। अब होता क्या है, ये क्या करता है, ये बाहर वाले पर्सन से सामान नहीं लेता, ये किससे लेता है, इससे ही सामान लेता है। तो उस वजह से क्या होता है ना, पहले ये लोग आपस में जब सामान लेते थे बीच में बहुत सारे मीडिएटर आते थे जो कमीशन खाते थे, तो उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता था। कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए बनाई गई ताकि ये सारे बिजनेसमैन एक साथ आ सके और आपस में सस्ते में बिना मिडल मैन के सामान खरीद सके। तो उस वजह से इकोनॉमी इन ऑपरेशन मतलब जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो खर्चा कॉस्ट को कम करवाती है और आपको इकोनॉमिकली अपन को अच्छे से चलने में हेल्प करवाती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी को गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट करती है। गवर्नमेंट है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी को लो इंटरेस्ट पे लोन्स भी देती है, सब्सिडीज भी देती है। गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है इन टर्म ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ईज ऑफ फॉर्मेशन, भाई मिनिमम 10 मेंबर्स के साथ फॉर्म हो जाती है, ज़्यादा लीगल रिक्वायरमेंट्स नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट इसको गवर्न करता है, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसके फॉर्मेशन में। तो मैरिज पे क्या क्या आ गया, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबल एग्जिस्टेंस, इकोनॉमी इन ऑपरेशन, सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट एंड ईज ऑफ फॉर्मेशन। आते हैं लिमिटेशंस पे कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी की क्या क्या लिमिटेशन है। लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। Resources of cooperative society consist of capital contribution of the member with limited means. The low rate of dividend offered on the investment also is a deterrent in अट्रैक्टिंग मेंबरशिप और मोर कैपिटल फ्रॉम द मेंबर। देखो ऐसा होता है कि ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में ना जनरली थोड़े से ना वीकर क्लास वाले जनरली कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो उनके पास इतना ज़्यादा पैसा होता नहीं है। मोर ओवर पैसे के सामने जो डिविडेंड दिया जाता है ना वो भी बहुत ज़्यादा कम दिया जाता है, तो लोग इतना ज़्यादा पैसा कोऑपरेटिव सोसाइटी में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते। तो इस वजह से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना उसका जो रिसोर्सेज है, जो कैपिटल है वो थोड़ा लिमिटेड रहता है। तो उसकी फर्स्ट लिमिटेशन हो गई लिमिटेड रिसोर्सेज। सेकेंड, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। Cooperative society are unable to attract and employ expert manager because of their inability to pay them higher salaries. The member who offer honorary service on voluntary basis are generally not professionally equipped to handle the management function effectively. देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है ना, जो मैनेजमेंट का काम होता है उसके मेंबर खुद से करते हैं। ये लोग है ना इनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि हाई लेवल एक्सपर्ट्स को हायर करके उसको हाई लेवल सैलरी दे पाए, तो उस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी मैनेजमेंट में इनएफिशिएंसी आती है। मतलब इतने एक्सपर्ट लोग नहीं होते हैं उस पर्टिकुलर बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो सेकेंड लिमिटेशन क्या हो गई, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। आते हैं थर्ड पे, लैक ऑफ सीक्रेसी। अब यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो मीटिंग्स होती है ना उसमें जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना वो ओपनली डिस्कस होते हैं सारे मेंबर्स के साथ। ज़रूरी नहीं है ना हर मेंबर आपस में अपना पेट में वो बात पचा सके, हो सकता है वो बाहर जाके बता सके यार मेरे कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो ये करने का सोच रहे हैं, तो हो सकता है कॉम्पिटिटर्स उसका फ़ायदा उठा ले, हो सकता है ना कि सामने वाला उसका फ़ायदा उठा ले। तो इस वजह से क्या होता है ना, ये लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि इतने मेंबर्स हैं और इतना ओपन डिस्कशन होता है ना, उस वजह से जो सीक्रेसी है ना वो इस कोऑपरेटिव सोसाइटी में थोड़ी सी कम होती है। आते हैं गवर्नमेंट कंट्रोल। देखो मैंने तुमको बताया था कि गवर्नमेंट है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी को सपोर्ट करती है, बट गवर्नमेंट वही फर्म्स को या वही ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है जिसको वो कंट्रोल कर सके। होता क्या है ना, कोऑपरेटिव सोसाइटी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा उनको सबमिशन ऑफ अकाउंट्स और ये सारी दिक्कतें रहती हैं, तो उस वजह से क्या होता है ना उन लोगों को फ्रीडम नहीं
मिलता है अपने काम करने के तरीके में, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऑब्वियसली बात है इतने सारे मेंबर्स हैं, पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस होगा तो ज़्यादा ऑब्वियसली बात है कि इन लोगों में क्या होगा, इन लोगों में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, ये लोग झगड़ सकते हैं आपस में कि नहीं हमको तो हमारा ये रखना है, हमको तो हमारा ये रखना है, तो इस वजह से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आता है। तो ये इसके लिमिटेशंस हो गए। तो लिमिटेशन में क्या आ गया लिमिटेड रिसोर्सेज, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, लैक ऑफ सीक्रेसी, गवर्नमेंट कंट्रोल एंड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। आते हैं टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी में फर्स्ट है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। अलग अलग टाइप की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है, जिसमें फर्स्ट आती है कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। द कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर फॉर्म टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। द मेंबर ऑफ comprise of consumer desirous of obtaining goods and quality product at reasonable price. The society aim at eliminating middlemen to achieve economy in operation. It purchases goods in bulk directly from the wholesaler and sells to the goods to the member, thereby eliminating the middleman. Profit is any are distributed on the basis of either their capital contribution to the society or purchase made by the individual मेंबर्स। देखो होता क्या है, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो कंज्यूमर है वो लोग कुछ बेनिफिट में हो सके। ये कंज्यूमर खुद बनाता है। जैसे ये 6 लोग हैं, ये 6 लोग कंज्यूमर है, जो लोगों ने एक सोसाइटी बनाई, उनको ऐसा लगा कि दूध का जो भाव है बहुत ज़्यादा जा रहा है, हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हर दिन दूध का इतना भाव। ये 6 लोग साथ में आए, ये 6 लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई। अब हुआ क्या, पहले जो दूध इन लोगों को 50 रुपये में मिलता था, इन लोगों ने क्या किया, एक होलसेलर से कांटेक्ट किया और उससे 30 रुपये किलो में दूध खरीदा और ये अपने मेंबर्स के आपस में बांट दिया। और मेंबर्स को इन लोगों ने 30 की जगह 30 में खरीदा ना, इन लोगों ने इस दूध को 36 रुपीज़ में बांट दिया। तो पहले जो सामान इनको 50 रुपये का पड़ रहा था, अब इनको कितने में पड़ रहा है, 36 रुपये में पड़ रहा है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इसीलिए बनाई जाती है ताकि आपस में ये लोग ग्रुप में आके बल्क में सामान खरीद सके और आपस में अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके जो बाहर की प्राइसिंग है, जो बाहर के मिडल मैन के वजह से पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, वो कम हो जाए। तो इसको अपन बोलते हैं कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब कंज्यूमर साथ में आके एक सोसाइटी बनाते हैं ताकि वो अपने म्यूचुअली सारे कंज्यूमर को बेनिफिट, अपने मेंबर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। तो तुम लोग बोलोगे दीदी 30 रुपये में खरीदा, 6 रुपये में बेचा, मतलब उनको 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है टोटल हर पैकेट के ऊपर। तो ये जो 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। किस रेशियो में, जिस रेशियो में उन लोगों ने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है या फिर उन लोगों ने जो भी डिसाइड किया है उस रेशियो में। ठीक है, तो ये हो गया कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अपन लोग अब लास्ट एक से प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी कर लेते हैं, उसके बाद का अपन लोग बाद में ही करेंगे। दिस सोसाइटी सेटअप टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, जो स्मॉल प्रोड्यूसर होते हैं ना, छोटे छोटे, वो लोग आके प्रोड्यूसर्स अपने साथ में आके क्या करते हैं, एक सोसाइटी बनाते हैं। ये प्रोड्यूसर क्या होता है ना, छोटे छोटे प्रोड्यूसर है, तो उनका क्या होता है ना, अब प्रोड्यूसर वो होते हैं जो गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। अब उन लोगों को रॉ मटेरियल खरीदना होता है। अब होता क्या है, बाहर रॉ मटेरियल बहुत महंगे में मिलता है, तो ये लोग क्या करते हैं, ये आपस में एक सोसाइटी बना लेते हैं और बाहर जाके बल्क में बहुत हैवी में प्रोडक्ट खरीदते हैं। जब भी आप किसी चीज़ को बल्क में खरीदते हैं ना, तो आपको वो सस्ती मिलती है, तो बल्क में खरीद के ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उस वजह से उनको प्रॉफिट हो जाता है और प्रॉफिट को वो लोग क्या करते हैं, आपस में अपने जो भी कैपिटल रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। समझ आया, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी और प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें कुछ जैसा डाउट जैसा नहीं है। प्लीज़ एक बार ये अमूल अमेजिंग कोऑपरेटिव वेंचर रीड करिएगा, इसमें कुछ डाउट हो तो मुझे बताइएगा। कल अपन लोग मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, फार्मर कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी 3 पढ़ेंगे। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी है जो मेरे को मोस्टली 2 दिन और लगेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स।